मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे 9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत, जो कि हमारा लेक्चर संख्या हो जाएगा 5। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत के बारे में कि सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ कहता है सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु एवं क्रियाओं को संगठित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के विभिन्न मूलभूत सिद्धांतों को ग्रहण करता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान से ग्रहण किए जाने वाले सिद्धांतों का पृथक वर्णन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत पहला हम लोगों का आ जाता है भूगोल। तो चलिए हम लोग देखते हैं भूगोल के बारे में। कहता है कि भूगोल सामाजिक अध्ययन इस विज्ञान से निम्नलिखित सिद्धांतों को ग्रहण करता है। अब क्या क्या करता है चलिए बताता हूँ। कहता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों का जीवन पृथ्वी के स्वरूप, आकार तथा उसकी गति द्वारा प्रभावित किया जाता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है जलवायु का निर्धारण सूर्य, प्रकाश, तापक्रम, वायुमंडल के दबाव, हवाओं, समुद्री धाराओं, पर्वतीय नियमों के आदि के द्वारा किया जाता है। तीसरा क्या कहता है? थर्ड कहता है कि भूमि, जल, हवा आदि प्राकृतिक साधन है जो मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। चौथा कहता है मनुष्य अपनी भोजन, वस्त्र तथा निवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसा करने में वह पृथ्वी का उपयोग एवं विदोहन करता है। तो पहला मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत ज्योग्राफी आ जाता है यानी भूगोल। दूसरी हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास यानी हिस्ट्री कहता है सामाजिक अध्ययन इतिहास से निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों को क्या करता है? ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है स्थान एवं समय के द्वारा ऐसे ढांचों का निर्माण किया जाता है जिसमें घटना घटित होती है। तो इतिहास का काम ही है कि खोज खबर रखना, कौन सी घटना कब घटी, किस स्थान पर घटी, कितने समय में घटी, किसके बीच घटी, तो उसका क्या रखना? खोज खबर रखना। दूसरा कहता है इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति नहीं करता, बल्कि अतीत की घटना वर्तमान की घटनाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि इतिहास जो जाता है कोई भी घटना को स्वयं पुनरावृत्ति नहीं करता है। अतीत यानी कि जो घटनाएं घट गई प्राचीन काल की घटनाओं को क्या करता है? वर्तमान की घटनाओं को साथ जोड़ता है, उसको प्रभावित करता है। 2 हो गया। तीसरा कहता है प्रत्येक स्थान पर मानवीय संबंधियों को निर्धारण करने में पारस्परिक निर्भरता महत्वपूर्ण अदा करती है। यानी कि प्रत्येक स्थान पर मानवीय संबंध को स्थापित करने में इतिहास अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। चौथा कहता है विभिन्न मानवीय प्रेरणाएं एवं विचार, चाहे वे ऐतिहासिक एवं मानवीय प्रगति की दृष्टि से सत्य है या असत्य, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये दूसरा मूलभूत सिद्धांत हो गया। तीसरा कहता है मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र,
यानी उसको जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या कहता है। कहता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन राजनीतिक शास्त्र से निम्नलिखित सिद्धांतों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है बहुत सी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे परिवार, चर्च, प्रेस तथा व्यक्तिगत व्यवसायों द्वारा दी जा सकती है। फिर भी सरकार समाज की सेवा करने वाली क्या होती है, महत्वपूर्ण संस्था है। दूसरा कहता है सरकार के अंतिम दायित्वों को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे पहला आता है बाह्य सुरक्षा यानी बाहरी, आंतरिक सुरक्षा यानी अंदर की, न्याय, सामान्य हित के लिए अनिवार्य सेवाएं तथा लोकतंत्रीय राज्य में स्वतंत्रता प्रदान करना, दूसरा हो जाती है। तीसरा कहता है लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक है, न कि जनता सरकार की सेवक है। चौथा कहता है कोई भी सरकार तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं को नवीन परिस्थिति के अनुकूल नहीं बनाती। यानी कि सरकार को सफलतापूर्वक अपनी सरकार कार्य करने के लिए क्या करना होगा, परिस्थिति को नवीन बनानी होगी। ये हो जाता है आपका राजनीतिक शास्त्र के द्वारा। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन शास्त्र से अर्धलोकित मूलभूत सिद्धांतों को ग्रहण करता है। कौन, अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत पहला आपका देता है कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए। दूसरा कहता है उसका किस प्रकार उत्पादन किया जाए, यानी कि कोई वस्तु का उत्पादन किया जाए। अब उत्पादन कैसे किया जाए, उसको उत्पादन करने के बाद उसका वितरण कैसे किया जाए। जब वितरण कर देते तो श्रम, प्राकृतिक साधन, पूंजी तथा ज्ञान उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक हैं। उसके बाद से आपका कहता है जीवन का उच्च स्तर उत्पादकता पर क्या निर्भर रहती है। ये हो जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे मानव शास्त्र के अंतर्गत। तो मानव शास्त्र के अंतर्गत कहता है कि सामाजिक अध्ययन मानव शास्त्र से निम्नलिखित सिद्धांतों को प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है, कहता है आदिकालीन लोगों के विश्वासों, परंपराओं तथा रहन सहन के ढंगों को आज के तत्कालीन वातावरण की परिस्थितियों से घनिष्ठ रूप में संबंधित किया जा सकता है। दूसरा क्या कहता है, तो देखिए दूसरा कहता है सामूहिक जीवन का प्रादुर्भाव परिवार से हुआ है और वह सांस्कृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या होता है, जटिल हो गया है। तीसरा कहता है संस्कृति में मानवीय समूहों का विकसित ज्ञान, विश्वास तथा मूल्य क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो ये हो जाता है पांचवा मूलभूत सिद्धांत। छठे मूलभूत सिद्धांत आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी कहता है कि सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र से निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत को ग्रहण करता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन करता है। इसके अंतर्गत पहला आता है समाज का कार्य उन संगठित समूहों द्वारा संचालित किया जाता है जो सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। दूसरा कहता है सामूहिक क्रिया और सांस्कृतिक उन्नति के लिए समूहों के सदस्यों और समूहों के बीच आदान प्रदान होना आवश्यक है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि परिवार, चर्च, विद्यालय, सरकार और व्यवसाय नामक संस्थाओं के द्वारा लक्ष्यों, विश्वासों, ज्ञान तथा मूल्यों को हस्तांतरित एवं परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है
चौथा नंबर, समाज के अस्तित्व के लिए सामाजिक नियंत्रण की पद्धति क्या है? अनिवार्य है। तो ये हो जाता है छठा मूलभूत सिद्धांत समाजशास्त्र। सातवां आपका होता है मनोविज्ञान, जिसे हम लोग साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि सामाजिक अध्ययन मनोविज्ञान से निम्नलिखित सिद्धांतों को क्या करता है? ग्रहण करता है, जिसके अंतर्गत पहला आता है आचरण यानी बिहेवियर, जिसको हम लोग कहते हैं आचरण विविध, जटिल तथा अंत संबंधित कारकों के फलस्वरूप होता है। दूसरा कहता है मानवीय आचरण साभिप्राय, प्रजनन तथा वातावरण संबंधी कारकों का क्या है? फल होता है। तीसरा कहता है व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्तित्व, मूल्य, व्यक्तियों आदि से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं हर प्रत्येक चीज़ में। तो ये हो जाता है साइकोलॉजी को लेकर यानी मनोविज्ञान को लेकर। और लास्ट आपका अंतिम आता है दर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। तो कहता है कि फिलॉसफी में क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन दर्शन से निम्नलिखित को ग्रहण करता है। तो जिसके अंतर्गत पहला आता है तर्कशास्त्र, वैज्ञानिक तथा नैतिक विश्लेषण दर्शन द्वारा किए जाते हैं। दूसरा कहता है एक स्वतंत्र समाज अपने हित के लिए स्वतंत्र अन्वेषण के मार्ग को खुला रखता है और अपने नागरिकों में खोज करने की आदतों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका जो दो थे, ये आपका थे क्या थे? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, इसके मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने देखा दर्शन के बारे में। अतः सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से उक्त सामान्य विषयों या सिद्धांतों को ग्रहण करके अपने समन्वित या एकीकृत स्वरूप का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे मैं कहता हूँ सामाजिक अध्ययन के कार्यक्रम में मूलभूत आवश्यकताओं, आचरण, संस्कृति, मूल्य, मानदंड, वातावरण, लोकतंत्र, प्रचलित आदि को स्थान प्रदान क्या किया जाता है? स्थान प्रदान किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आज आपको सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत के बारे में बताया, जो कि आपका मूलभूत सिद्धांत है। मूलभूत सिद्धांत है नंबर 1 भूगोल यानी ज्योग्राफी, नंबर 2 हिस्ट्री इतिहास, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और लास्ट में आपका क्या हो जाता है? दर्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो 8 हैं ये क्या है? सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सामाजिक अध्ययन के मूलभूत सिद्धांत के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।